14 जून 2025 की ये बात है। शादी को अभी 10 दिन ही बीते हुए थे कि दुल्हन अपने पति से कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, उसे अजीब सी तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। तो इस पर दूल्हा कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम बाज़ार भी चलेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे और उससे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूँगा। पहले डॉक्टर को दिखाया जाता है और फिर बाज़ार में ख़रीदारी कराई जाती है। उसके बाद दूल्हा ज़्यादा खुश था और वो अपनी पत्नी को लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जब दुल्हन रेस्टोरेंट पे जाती है तो वो कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। तो दूल्हा दे रहा था खाने के लिए, पीने का ऑर्डर दे रहा था और दुल्हन चली जाती है टॉयलेट के अंदर। वो टॉयलेट में भी जाती है ज़रूर, लेकिन उठकर जो वापस नहीं आती है। दूल्हा परेशान हो जाता है, उसका इंतज़ार करते करते लगभग 20 से 25 मिनट बीत जाते हैं। उसके बाद सीधा वो रिसेप्शन पे जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी वो अचानक से गायब हो चुकी है, मैंने अभी उसको टॉयलेट भेजा था, जाकर देख लीजिए। 3 मंजिला वो होटल होता है, उसके हर एक कोने को देख लिया जाता है, दुल्हन नहीं मिलती। आखिरकार जब सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो पता चलता है कि वो होटल से भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली का एक मुगल सराय कोतवाली लगती है। दूल्हा वहां जाता है और बताता है कि साहब 4 जून को शादी हुई थी और 14 जून को वो अपनी पत्नी को लेकर जाता है एक होटल के अंदर। कुछ इस तरह की पूरी कहानी सुनाई जाती है। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और उस दुल्हन को तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार कड़ी मकसद के पास दुल्हन पुलिस के हाथ लग जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो अकेले नहीं गई थी बल्कि अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। आखिरकार प्रेमी के परिवार वाले, दूल्हे के परिवार वाले और दुल्हन के परिवार वाले सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं और जब उस लड़की से, यानी कि जिसका नाम खुशबू होता है, उससे बातचीत की जाती है तो क्या तुमने अपने पति को शमशेर चौहान के साथ जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो, तो वो कहती है कि मैं बालिग हो चुकी हूँ और अपने अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकती हूँ, इसीलिए मुझे अपने पति के साथ नहीं बल्कि प्रेमी के साथ जाना है। उसने ये जिद पकड़ ली और उसकी जिद के आगे प्रेमी का परिवार, पति का परिवार और खुद का भी परिवार को हार जाता है और वो अपने प्रेमी के साथ आराम से चली जाती है। और उस लड़की की जिद की जब चारों तरफ चर्चा होती है तो अखबारों में ये खबर बन जाती है और एक ऐसी ही खबर थी। एक अनपढ़ महिला ने बड़े बड़े ऑफिसरों के दिमाग को भी पूरी तरह से चकरा दिया। उसने ना केवल अपने पति का कत्ल किया बल्कि उसके 10 टुकड़े कर दिए और जब 10 टुकड़े मिलते हैं तो ऑफिसर थे पहले उस जगह को देख चुके थे और बस वापस उसी जगह पर जहां लाश मिल जाती है। ये कहानी दृश्यम फिल्म में भी कोई कम कहानी नहीं है। तो आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला नासिक की। जिला नासिक की एक तहसील है जिसका नाम है सुरंगना तालुक। दरअसल इसी का एक गांव लगता है मालगोड़ा। यहीं का रहने वाला उत्तम अपनी पत्नी मेथू से बोलता है। वो कहता है कि जाकर भाभी से पूछ के आओ कि भैया कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, कहाँ चले गए। अब से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेथू दरअसल अपनी जेठानी के पास जाती है, इसका नाम होता है प्रभावती। प्रभावती के पास जाती है और जाकर कहती है कि तुम्हारे जो देवर है मुझे भेजा है, तुम्हारे पति यानी कि जेठ जी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं। आजकल वो उनके बारे में कुछ बात हो तो बता दीजिए, मुझे वो बार बार पूछ रहे थे, मैं कई बार कहने पर उन्हें यहाँ पर आई हूँ। इस तरह की जब मेथू ने अपनी जेठानी से यह बात कही तो जेठानी ने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, ये कमाने के लिए गए हैं, वो गुजरात गए हुए हैं, गुजरात के एक बिलिम मोरा एक जगह लगती है वहाँ पर गए हैं। जैसे ही देवरानी से ये बात कही जाती है, इसी बीच में उसका एक दुपट्टा होता है, उस दुपट्टे से वो कुछ इस तरह से फेंक के मारती है कि वो चाहती तो ये
थी, दुपट्टा फेंका हुआ बिल्कुल भी दिखाई ना दे, लेकिन जब उसने दुपट्टे को फेंक के मारा और जिस चीज़ को ढकने की कोशिश की जाती है, दरअसल देवरानी उसे देख लेती है। अब देवरानी यहाँ से उसका दिमाग एकदम क्लिक करता, वो सोचती है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा, क्या इसके पीछे वजह रही होगी। तुरंत ही वो अपने पति उत्तम के पास जाती है और उत्तम से जाकर कहती है कि उत्तम, तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी ने मुझे देखकर मुझसे बातचीत करते हुए अपना दुपट्टा तुम्हारे भैया के चप्पल पर फेंक के मारा था। आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात है। तो उसका जो भाई उत्तम है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। मजबूर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके भाई के पास, जिसका भाई का नाम होता है यशवंत ठाकरे, उम्र जिसकी 43 साल के आसपास होती है, उसके पास महज एक ही जोड़ी चप्पल थे और ये बहुत गरीब परिवार थे, मजदूरी वैसे करते थे। उसका जो एक चप्पल है गायब है और एक चप्पल वहाँ थे, उसको भी वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तब उसे लगता है कि भैया के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अनहोनी घटना हुई हो। आखिरकार भैया कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदर उनका चप्पल रखा हुआ है। वो बिना चप्पल के कहाँ गए होंगे, बस इतना था कि उत्तम नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में जो अधिकारियों का इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार करते करते कहता है कि साहब, एक बहुत ज़रूरी बात है। मेरा भाई, जिसका नाम यशवंत ठाकरे हैं, उम्र जिसकी लगभग 43 साल के आसपास है, वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी से पूछते हैं तो भाभी कोई सही जवाब नहीं देती है, लेकिन साहब, भाभी ने अपने दुपट्टे से चप्पल को छुपाने की कोशिश की थी। ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, आप एक बार चल कर देख लीजिए। अब पुलिस अधिकारियों ने जाकर वहाँ देखा, यानी कि घर जाते हैं तो घर होता है मालगोड़ा। वहाँ जाने के बाद वहाँ पता करते हैं, जब पुलिस गांव में पहुँचती है तो सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। देखते ही देखते, चाहे गली हो, चाहे वो आसपास का आंगन हो या छत हो, बहुत सारी पुलिस को देखकर वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ तमाशा से देख रहे हैं। सभी पुलिस से किसी ने आकर कान में थोड़ी सी कानाफूसी से कहे कि साहब, जो शौचालय के बराबर में जो गड्ढा है, इस गड्ढे में जो आप ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ मिल सकता है। आपको यहाँ से कुछ अजीब तरह की बड़ी दुर्गंध सी आती है। आप जैसे ही पुलिस को ये बात सुनी जाती है, पुलिस का भी दिमाग ठनक जाता है। आखिरकार पुलिस ने उस गड्ढे को देखा तो एक बड़ा सा गड्ढा होता है, लेकिन उस गड्ढे के अंदर गोबर भरा हुआ था। गांव वालों की मदद से आखिरकार उस गड्ढे के अंदर से गोबर निकलवाया जाता है, पूरा का पूरा गोबर निकाला जाता है, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस वहां से चली जाती है और गांव को लोग, किस तरह से कोई तमाशा होता है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं और गांव के लोग भी जुड़ जाते हैं। जुटने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इसके बाद कई दिन समय बीत जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से पुलिस को कॉल किया जाता है, फ़ोन किया जाता है कि साहब, जो दुर्गंध थी वो कम से कम नहीं हो रही है। हालांकि आपने गड्ढा खाली ज़रूर कर दिया, आपको एक बार फिर से आना चाहिए, क्योंकि जहाँ से दुर्गंध आ रही है उसी के पास से कुछ मक्खी मच्छर, कुछ कीड़े भिनभिनाते रहते हैं और वहाँ से अजीब तरह की स्मेल आ रही है। आपको आना चाहिए और आकर देखना चाहिए। पुलिस ने फिर से इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उसके बाद फिर पुलिस उसी गड्ढे के पास पहुंचती है और पहले गड्ढा को खोदा गया था, दूसरा गड्ढा जो शौचालय का गड्ढा था, आखिरकार उस सिफ्ट टैंक को हटाया जाता है और उसके ऊपर से कुछ रखे हुए सामान थे, उसको हटाने के बाद उसको फिर से देखा जाता है तो पता चलता है कि उससे के अंदर एक लाश निकलती है। लाश भी 10 टुकड़ों में बटी हुई थी। जब पुलिस उस लाश को निकालती है तो उसका पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब ये सवाल किया जाता है कि लाश किसकी है, क्योंकि जो व्यक्ति गायब है उसी की लाश होगी और इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था। अब पुलिस ने जो ये महिला है जिसका नाम प्रभावती होता है, अब आखिरकार प्रभावती को हिरासत में ले लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया, पूरी कहानी शुरू से सुनाओ।
नहीं तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करके ये सच उगलवा ही लेगी। आखिरकार प्रभापति ने काफ़ी कहानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने कोई कहानी बनने की कोशिश भी करे तो ये कामयाब नहीं होती है। हालांकि पुलिस एक बार पहले से ही अपना बेवकूफ़ बना चुकी थी, क्योंकि वो अनपढ़ औरत थी और वो एक गड्ढा वड्ढा खोदा और उसने जिस तरह की पुलिस को गुमराह कर दिया था, पूरे गांव को लोगों को गुमराह कर दिया था। पुलिस इस बार गुमराह नहीं होना चाहती थी और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब सच निकल के सामने आता है। वो बताती है कि साहब 14 अप्रैल 2025 की ये बात है। रात का समय था, वो शराब पी के घर पर आ जाता है और नशे में बहुत ज़्यादा धुत था। आखिरकार उसे खाना दिया जाता है और उस रात दाल और चावल बनाए गए थे। उस दाल चावल पसंद नहीं आ रहे थे। इसी बीच में वो गाली देने लगते हैं। गाली देते देते वो हिंसा का रूप अपनाकर आखिरकार वो कर लेते हैं और उसे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट करते करते उसने गला पकड़ लिया था और गला पकड़ के वो गला दबा ही रहा था कि उसे नहीं पता था कि कब उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है और उसने अपनी जान बचाने के लिए कुल्हाड़ी को जैसे ही मारा तो उसका पति वहीं गिर जाता है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उसने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद उसने अपने पति के लगभग 3 हिस्से कर देती है और 3 हिस्से तो कर देती है और आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि अगर इस बात का किसी को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस पकड़ के ले जाएगी और पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। तब उस अनपढ़ महिला ने जो सेफ्टी टैंक था शौचालय का, आखिरकार उसके जो ऊपर स्लेब होते हैं उसको हटाते हैं और उस स्लेब को हटाने के बाद आखिरकार उस बॉडी को उसके अंदर डाल दिया जाता है। जो कपड़े थे उसके तन से कपड़े उतार लेती है और कपड़ों में लगा देती है और आग और उसकी बॉडी को अंदर ढकने के बाद उसके बाद फिर उस स्लेब को रखते हैं और उसको बड़ी तरकीब के साथ रखती है ताकि इसकी दुर्गंध ना निकल सके। साथ ही वो इंतज़ाम करती है कुछ ऐसी गोलियों का कि गोली लाकर उसके अंदर टैंक में डाल देती है और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन उसे पता था कि किसी न किसी दिन उसके पति के बारे में ज़रूर कोई पूछा जाएगा, इसलिए उसने शौचालय के गड्ढे के बराबर में एक और गड्ढा खोदा और उसने कई दिनों तक मेहनत की और गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार जहाँ तहाँ से गोबर का इंतज़ाम किया और उसके अंदर वो लगातार गोबर डालती रही। गोबर की दुर्गंध से आसपास के लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और अचानक से ये गोबर का वाकई अपने आप में सवाल खड़े कर रहा था कि आसपास के लोग जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर क्या है। किसी ने पूछा कि वो तुम्हारा जो पति है वो कहाँ पर है, तो उसकी पति यानी कि यशवंत ठाकरे कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो गुजरात के बिलबेरा में गए हुए हैं। बिलमोरा जो लगता है उसका अपना मायका लगता है और वो पहले भी वहाँ जाता रहा मजदूरी करने के लिए। उसने लगातार ऐसे करते करते 2 महीने का समय गुजार देती है। आखिरकार 14 जून 2025 को उस शिफ्ट टैंक के अंदर से 10 अलग अलग अवशेष मिलते हैं और उसके पति फिर इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। पुलिस ने जो इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी, हालांकि पुलिस खुद भी इस बात से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है कि जो उसने हत्या की वजह बताई है क्या यही वजह है या कोई और वजह है। पुलिस उस वजह की भी तलाश करने की कोशिश कर रही है या फिर जो वजह बताई गई है उस महिला की दोबारा उसे केवल पूरे गांव को लोगों को बल्कि जितने भी पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं सभी के दिमाग को पूरी तरह से चकरा दिए थे। लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि एक अनपढ़ महिला आखिरकार इतनी शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आगे क्या होगा, क्या ये सच की कहानी है या फिर झूठ है, ये तो पुलिस के जांच पर ही टिका हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।